दोस्तों नमस्कार। मैं आत्माराम माली आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसे हार्मोन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी एक बूंद, सिर्फ एक बूंद, सिंगल ड्रॉप हमारी एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर देगी, हमें हमेशा जवान बनाए रखेगी और हमारे बुढ़ापे की रफ्तार को रोक देगी। क्या जानना चाहते हैं इस ऐसे हार्मोन के बारे में, ऐसे रसायन के बारे में? कहाँ मिलता है, कैसे बनता है, किन किन क्रियाओं में काम करता है, आज काम क्यों नहीं कर रहा है, आज के जमाने में काम क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों, इन सब का स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्क्रॉल करके नहीं देखें, और चूंकि ये पूरा वीडियो मेडिकल भाषा पर आधारित है, इसलिए मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देख के इसको समझने की कोशिश करें। ईश्वर ने मानव शरीर में एक ऐसा मैकेनिज्म फिट किया है, एक ऐसी प्रयोगशाला बना दी है जो 24 घंटे निरंतर कुछ ना कुछ रासायनिक क्रियाएं में कार्यरत रहती है। हमारे शरीर के सभी अंग, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए निरंतर अपना रासायनिक कार्य करते हैं, जिसके कारण हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रयोगशाला को कुछ रॉ मेटेरियल की तो जरूरत पड़ती होगी, और उसका रॉ मेटेरियल होता है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन, और कुछ अन्य सहायक क्रियाएं जैसे कि पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करना और अपने सोच को सकारात्मक रखना। बस आप ये रॉ मटेरियल इस प्रयोगशाला को प्रोवाइड करवा दीजिए, ये आपको अंतिम सांस तक स्वस्थ रखेगी। तो जो रासायनिक क्रियाएं होती है, उसका आज का जो रसायन है उसका क्या संबंध है, आइए अपन उन रासायनिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में इस प्रयोगशाला में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस की क्रियाएं होती है। अपन समझते हैं कैटाबॉलिक क्या होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्रियाओं में क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमारी उस एनर्जी से हमारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, उठना, बैठना, दौड़ना, काम करना, वजन उठाना, देखना, सोचना, बोलना, जो कुछ भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो उस ऊर्जा से हम कर पाते हैं। लेकिन उसके साथ में कुछ हार्मफुल कचरा भी आ जाता है। जैसे होता है ना, आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है, उसी तरह से ऊर्जा के साथ साथ हमारे को हार्मफुल कचरा मिलता है, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, अगर इनको नहीं हटाया गया, रिमूव नहीं किया गया, तो ये हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और उनको डैमेज करने के कारण हमारे शरीर में एजिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब काम आता है हमारी सेकंड क्रियाओं का, जो एनाबॉलिक क्रिया है, रिएक्शंस है। एनाबॉलिक रिएक्शंस, अब उसका काम चालू हो जाता है। वहां से जो रसायन बनते हैं वो इस हार्मफुल कचरे को, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और इसके द्वारा जो भी उत्पाद मचाया गया है, जो भी शरीर में टूट फूट की गई है, उसको रिपेयर करते हैं, सेल्स को, डीएनए को, ऑर्गन्स को, और उनको नया बनाया जाता है। और जो एजिंग प्रोसेस चालू हो गया था उसको वहीं रोक के एंटी एजिंग प्रोसेस को चालू कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया जन्म से लेकर अंतिम सांस तक चलती रहती है। हमारे पूर्वज इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं, वो 100 साल तक भी जवान रहते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनका हवा, पानी, भोजन बिल्कुल शुद्ध हुआ करता था, और ये प्रक्रिया निरंतर चलना जरूरी है। एनाबॉलिक रिएक्शंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ये कैटाबॉलिक रिएक्शन तो चालू हो गए, और एनाबॉलिक रिएक्शंस की क्रियाएं शुरू ही नहीं हो पाई।
क्यों? इसका एक रीजन है, ये दोनों क्रियाएं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्रियाएं संचालित होती है हमारे ब्रेन के अंदर। एक ऑर्गन्स होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमस ऑर्गन। वो हाइपोथैलेमस ऑर्गन क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है, एक रसायन रिलीज करता है जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रियाओं के ताले को खोलता है। जैसे रसायन आता है इन कैटाबॉलिक के ताले को खोलता है, कैटाबॉलिक क्रिया शुरू हो जाती है, हमारे को एनर्जी मिलती है, हमारी एक्टिविटी चालू हो जाती है और फ्री रेडिकल्स कचरा भी आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो उत्पाद मचाना शुरू करता है, तुरंत जो हाइपोथैलेमस हार्मोन होता है अपना रसायन एनाबॉलिक क्रियाओं के ताले को जाके खोलता है और एनाबॉलिक जो रिएक्शंस की क्रिया है वो शुरू होती है। जैसे ही वो उसमें से रसायन बनना चालू होते हैं, हमारे कैटाबॉलिक रिएक्शन से जो हार्मोन कचरा मिला था, फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, उनका सफाया करते हैं, उनके द्वारा जो भी टूट फूट की गई है उसकी रिपेयरिंग करते हैं। सभी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को रिपेयर करके नया बनाया जाता है। और जो एजिंग प्रोसेस चालू हो चुका था इनकी वजह से, उस एजिंग प्रोसेस को स्टॉप करके एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक ये दोनों जो रिएक्शंस की क्रियाएं हैं ये हमेशा सुचारू रूप से कार्य करती रहे, इसके लिए हमारे को शरीर को रॉ मटेरियल देना पड़ता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्या होता है कि आज की जमाने में, आज के इस वातावरण में कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन एनाबॉलिक रिएक्शंस क्रिया किसी भी कारण से शुरू नहीं हो पाती है। तो क्या स्थिति होती है जो आज हो रही है हम सबके साथ में? कैटाबॉलिक क्रिया शुरू हो गई, ऊर्जा मिलने लग गई, हमारी एक्टिविटीज चालू हो गई, लेकिन जो कचरा साथ में आया, फ्री रेडिकल, वो इतनी मात्रा में आ गया, इतनी ज्यादा मात्रा में आ रहा है हमारे खान पान और हमारी आधुनिक जीवन शैली की वजह से, कि उसने हमारे एजिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया। ज्यादा मात्रा में रिएक्शंस हो गए, फ्री रेडिकल्स आए तो उन्होंने सेल, डीएनए, ऑर्गन्स को डैमेज किया, हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो गया और उसने एनाबॉलिक रिएक्शंस का जो ताला है उसको भी उन्होंने जंग लगा दिया, जिसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस से जो रसायन आया अब उस ताले को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा है। यहां इस स्थिति को अगर आप एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें कि हॉस्पिटल में एक मरीज आ गया, सीरियस मरीज, वो ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ है, लेकिन आपके औजारों की अलमारी का ताला नहीं खुल रहा है, आपकी दवाइयों की अलमारी का ताला नहीं खुल रहा है। तो क्या स्थिति होगी? क्या वो सीरियस मरीज अपने आप ठीक होगा या उसकी स्थिति बिगड़ेगी? सेम वो कंडीशन हमारे शरीर के अंदर होती है जब कैटाबॉलिक रिएक्शन तो चालू हो जाता है और एनाबॉलिक रिएक्शन का ताला जंग लग जाता है, और वो हमारा जो हाइपोथैलेमस का रसायन आता है वो उस ताले को खोल नहीं पाता। अब नॉर्मल वे में हॉस्पिटल में से तो क्या करेंगे, हम उस ताले को तोड़ेंगे, लेकिन शरीर के अंदर हमारे इस तरह के जुगाड़ नहीं होता है। यहां पे हमारे को कुछ दूसरे रसायन की जरूरत पड़ती है। तो जब तक वो दूसरा रसायन नहीं आता है तब तक ये कैटाबॉलिक के जो फ्री रेडिकल्स है वो हमारे शरीर में बहुत सारी दवाई मचाते हैं, हमारे एजिंग प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं जब एजिंग प्रोसेस शुरू होता है, बुढ़ापा हमारे शरीर में चालू होता है, तो कौन कौन से लक्षण होते हैं? बाल गिरने लग जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स के साइकिल को बहुत फास्ट कर देते हैं, जिससे हमारा बाल गिरना चालू हो जाते हैं। जवानी में बाल गिर रहे हैं। बुढ़ापे के लक्षण क्या है? स्किन में झुर्रियां पड़ना। फ्री रेडिकल्स के अटैक के कारण हमारी स्किन के अंदर होता है कोलेजन और एलास्टिन। दो सेल के बीच में ये कोलेजन और एलास्टिन होता है जो सेल को पकड़ के रखता है। यानी एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जैसे मकान बनते हैं, जब ईंटें लगती है तो उसके बीच में सीमेंट का मसाला होता है, वो दोनों ईंटों को पकड़ के रखता है।
लेकिन अगर वो ईंटें छूट गई तो दीवार में दरार पड़ जाती है। सेम वही स्थिति हमारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन की है। कोलेजन और इलास्टिन का स्तर लेवल कम होने से सेल उनसे छूट जाता है, तो हमारी स्किन में झुर्रियां पड़ने लग जाती है, दरारें पड़ने लग जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। तीसरा अटैक करता हुआ हमारे थायराइड हार्मोन पर। हमारा थायराइड हार्मोन की एक्टिविटीज कम हो जाती है। इससे थायरोक्सिन जो हार्मोन है, रसायन है, वो नहीं निकल पाता। उसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है और उसके कारण हमारे को एनर्जी पूरी नहीं मिल पाती, तो हम थके थके से रहते हैं। फिर अटैक करता हुआ हमारे ब्लड पे। ब्लड के अंदर होता है कैल्सिनोनिन और पैराथायराइड। कैल्सिनोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम को हमारे हड्डियों को प्रोवाइड कराता है, हड्डियों को कैल्शियम प्रोवाइड कराता है। और पैराथायराइड क्या करता है, वो हड्डियों में से कैल्शियम की चोरी करता है। तो जब फ्री रेडिकल का अटैक इनके ऊपर आता है तो कैल्सिटोनिन का लेवल तो हो जाता है कम और पैराथायराइड का लेवल अपर हो जाता है। तो वो क्या करता है, पैराथायराइड हमारी हड्डियों के लिए दीमक का काम करता है। जब हड्डियों में दीमक लग जाएगा तो हड्डियां खोखली हो जाएगी। तो पैराथायराइड बढ़ने से हमारी हड्डियां खोखली हो जाती है और हम ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज बन जाते हैं। फिर वो अटैक करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन। हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। इसके कारण हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी कमजोर पड़ जाती है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती है। फिर वो अटैक करता है हमारे अंदर एंडोस्टेरोन पर। एंडोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का लेवल भी कम हो जाता है और हमारी स्किन की चमक फीकी पड़ जाती है। हमारे शरीर में यह वो स्थिति होती है जब हम जवानी में ही अंगूर से किस्में बढ़ने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति होने पर हमारा ब्रेन क्या करता है, एक ऐसे रसायन का निर्माण करता है जिसको बोला जाता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन की एक बूंद भी इस एनाबॉलिक रिएक्शंस के ताले को जंग मुक्त कर देती है। जैसे ही ये मेलेटोनिन आता है, ताले में डाला जाता है, ताले का जंग साफ होता है, हाइपोथैलेमस का रसायन आता है, उस ताले को खोलता है, हमारे एनाबॉलिक रिएक्शन की क्रिया चालू होती है और फिर वापस रिपेयरिंग का काम चलता है। सभी फ्री रेडिकल्स को वहां से हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। उसके द्वारा जितने भी टूट फूट की गई है उनको रिपेयरिंग की जाती है और एजिंग प्रोसेस जो चालू हो चुका था उसको रिपेयर करके उसको एंटी एजिंग प्रोसेस को चालू कर दिया जाता है। एंटी एजिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो हेयर साइकिल फास्ट हो गई थी उसको कंट्रोल किया जाता है। हमारी स्किन में जो कोलेजन और इलास्टिन का लेवल कम हो गया था उसको बूस्टअप किया जाता है ताकि झुर्रियां और जो स्किन में चमक थी, दरारें थी, वो खत्म हो जाए। थायराइड हार्मोन की एक्टिविटीज को बढ़ाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ाया जाता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं बढ़ जाती है और हमारे को एनर्जी मिलना चालू हो जाती है। ब्लड में कैल्सिटोनिन का लेवल बढ़ाया जाता है और पैराथायराइड का लेवल कम किया जाता है ताकि हड्डियों को कैल्शियम मिले और हड्डियां मजबूत हो। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाया जाता है जिससे हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस वापस मजबूत हो जाता है, मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है। एल्डोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ाया जाता है जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का लेवल बढ़ जाएगा और हमारी स्किन में वापस फेस में चमक आ जाएगी। तो मेलेटोनिन एक ऐसा रसायन है जिसकी एक बूंद हमारे एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर देती है। अब फिर वही सवाल यहां आता है कि आज की स्थिति में यह क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेलेटोनिन
रसायन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ब्रेन। हम जवानी में ही बुढ़ापे की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? तो मेलेटोनिन रसायन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए ब्रेन की कुछ परिस्थिति होती है, कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला कि ये मेलेटोनिन रसायन सिर्फ रात के समय अंधेरे में बनता है। जिस शरीर में ये बनेगा वो शरीर को 7 से 8 घंटे की पीसफुल साउंड स्लीप लेना जरूरी है अंधेरे में, तब जाके ये बनेगा। सेकंड, उस शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में मिलने चाहिए। और तीसरा, उस शरीर में ऐसा पानी होना चाहिए, क्योंकि ये रसायन है, पानी से ही बनेगा, ऐसा पानी होना चाहिए जो एसिडिक नहीं हो, जिंदा पानी हो, वो पानी शरीर को अवशोषित कर ले। ये 3 कंडीशन है। अगर हम इसको पूरी कर देते हैं तो ये मेलेटोनिन रसायन बहुत मात्रा में बनेगा और हमको जिंदगी भर जवान बनाए रखेगा, बुढ़ापे से दूर रखेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा आज की परिस्थिति में ये नहीं बन रहा हो। आज पीओके के अंदर एक गिलगित स्थान है, गिलगित, जहां एक हुंजा वैली है और उस हुंजा वैली में हुंजा ट्राइब रहती है। उनके प्रांगण से हिमालयन ग्लेशियर पिघल के उनके नीचे से वहां से गुजरता है। वो बहता हुआ पानी है और उस पानी को वो लोग पीते हैं। वहां की एवरेज एज 130 साल है। 7 पीढ़ी एक साथ रहती है। 90 की एज में जेंट्स पिता बन रहे हैं। माँ बेटी को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो आप पहचान नहीं सकते कि ये माँ है या ये बेटी है। तो ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने, हमारी आधुनिक जीवन शैली ने, हमारी आदतों ने उस परिस्थितियों को पूरा नहीं किया जिससे हमारा मस्तिष्क उस मेलेटोनिन रसायन को प्रोड्यूस करे। आज का मैं वीडियो यही बंद कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगा कि वो मिरेकल वाटर हमको कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि अगर हवा शुद्ध नहीं है तो हमने आजकल हमारे घरों में एयर प्यूरिफायर लगा लिया। भोजन शुद्ध नहीं मिल रहा तो हमने सप्लीमेंट्री फूड ले लिए, न्यूट्रिशंस ले लिए जो मार्केट में बहुत मिलते हैं। लेकिन हमारे को जरूरत है सिर्फ उस पानी की, उस मिरेकल वाटर की। और दोस्तों, वो मिरेकल वाटर भी अब आ चुका है। तो अगले वीडियो में मैं आपको उस पानी के बारे में उसको डेमोन्स्ट्रेशन सहित बताऊंगा कि वो पानी हमारे हेल्थ के लिए, इस मेलेटोनिन रसायन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।